ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं सूर्यकांत दत्ता योगाचार्य। हम टीचिंग एप्टीट्यूड के सेकंड वीडियो लेक्चर में इस सीरीज के जो यूजीसी नेट एग्जाम के फर्स्ट पेपर के यूनिट 1 की है, हम हर यूनिट पे सीरीज ऑफ वीडियोस हम बना रहे हैं। जैसे कि 8 यूनिट के सीरीज ऑफ वीडियोस हम बनाए हैं हमने। तो सेम तरह से हम यूनिट 1 के ये सेकंड वीडियो लेक्चर है, इसमें कई सीरीज बनेंगे। पहले लेक्चर में हमने टीचिंग के डेफिनेशन और इससे कुछ बातें हमने डिस्कस किए थे। इस वीडियो लेक्चर में उससे संबंधित जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उस टॉपिक के संबंधित जो हमने वीडियो 1 में हमने डिस्कस किए थे, उसको हम सॉल्व करेंगे, जिससे हम ये समझ पाएंगे पार्ट में कि पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें इसको कैसे आंसर करने हैं। हम एग्जैक्टली वही क्वेश्चन लिए हैं हमने जो 2004 से लेकर 2020 तक के बीच में पूछे गए हैं यूजीसी नेट के एग्जाम्स में। इससे हमें जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें बहुत मदद मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम शुरू करते हैं। The main aim of teaching का मेन एम क्या है, हम इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में करेंगे ताकि हमें हर तरह के भी हमारे साथी इसको लाभ ले सके। तो द मेन एम ऑफ टीचिंग इज, पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में टू डेवलप ओनली रीजनिंग, टू डेवलप ओनली थिंकिंग, बोथ ए एंड बी, टू गिव इंफॉर्मेशन। तो हम जब टीचिंग का मेन एम क्या होती है, द मेन एम ऑफ टीचिंग इज टू, इसको दोनों चीजें होती है कि रीजनिंग को भी हम डेवलप करें और थिंकिंग को भी हम डेवलप करें, यानी कि इग्नाइट द माइंड्स ऑफ द लर्नर सो दैट दे बिकम द क्यूरियस। अगर वो जिज्ञासु होंगे, अगर क्यूरियस होंगे तो वो सीखने की ज्यादा इच्छा करेंगे। सो द मेन एम ऑफ द टीचिंग इज टू इग्नाइट द माइंड्स ऑफ द लर्नर्स सो दैट दे बिकम द क्यूरियस और सीकर्स ऑफ द नॉलेज। तो इसलिए क्या होगा, दोनों ही ऑप्शन होंगे, ए एंड बी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट। तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा टीचिंग के प्रोसेस में हमें यूज नहीं करते हैं? इंस्ट्रक्शन, स्टिपुलेशन, ट्रेनिंग, चेंजेस इन वैल्यूज। इनमें से कौन सा हम यूज नहीं करते हैं? तो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग हियर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द टीचर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अगर कौन सा ऑप्शन इसमें ऑप्शन सही होगा, ये इंस्ट्रक्शन का सही होगा, क्योंकि पूछा क्या गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। तो इंस्ट्रक्शन जो होती है, स्टिपुलेशन, ट्रेनिंग, चेंजेस इन वैल्यूज, ये सारे टीचिंग का हिस्सा होते हैं। Because we can see that the perspective of teacher has to conform the stipulation of the governing bodies, just like NCERT or any UGC or any other bodies. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, स्टिपुलेशन होंगे, ट्रेनिंग होंगे एंड चेंजेस इन वैल्यूज होंगे। थर्ड क्वेश्चन, in order to understand its students, a lecture should have which of the following? क्या होना चाहिए? Child psychology, indication towards the understanding the children, ऑप्शन सी है opinion of the students for towards the subject matter,
एंड ऑल ऑफ द चॉइसेस। तो इसमें क्या होना चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी हमको 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 जानना ही चाहिए, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ द सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस वर्किंग ऑफ ए डेवलपिंग चाइल्ड्स माइंड। उसका सबकॉन्शियस माइंड पे और कॉन्शियस माइंड पे, मतलब अवचेतन मन में और चेतन मन में क्या क्या चल रही है वो हम जानना अच्छे होते हैं वो। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें इमोशंस होते हैं, रिलेशन होते हैं, इंटरेक्शन होते हैं, ये सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। रिलेशनशिप हो गया, या बच्चे के साथ माता पिता का कैसे, या अपने दोस्तों के जैसे संबंध होते हैं, या टीचर के साथ संबंध होते हैं, इंटरेक्शन होते हैं एक दूसरे के साथ बातचीत करने का। ये आपको हेल्प करता है ये कम्युनिकेटिंग करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए, ये आपस में एक दूसरे के साथ। तो टीचर क्या होता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि द साइकोलॉजी includes their emotion, relations, and interaction with the others. It helps in the communicating and connecting with them. And in teaching, अब जब हम teach करते हैं, तो teaching them to copying the mechanism for the managing emotion, so that they may strive the new, में से उनको हमें उस mechanism को हमें जानना है, उसके इमोशंस को कैसे हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं, उसको उनको डेवलप करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि टीचिंग देम टू कॉपिंग द मैकेनिज्म फॉर मैनेजिंग द इमोशंस सो दैट दे मे थ्राइव इन द ईच न्यू डेवलपमेंट ऑफ स्टेज, क्योंकि उनको हर चीज में बच्चे जो है वो उसको कनेक्ट कर पाए और समझ पाए और उसको अडेप्ट कर पाए। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर में, ऑल ऑफ द चॉइसेस। थर्ड का क्या डी हो जाएगा। फोर्थ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछे गए हैं कि द प्रैक्टिकल प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग द एजुकेशन इज वेरी क्रेडिबल। पहला ऑप्शन है वेरी क्रेडिबल, ऑथेंटिक एंड रेगुलर। दूसरा ऑप्शन क्या है, नॉट फ्लेक्सिबल। तीसरा ऑप्शन क्या है, क्रेडिबल बट नॉट रेगुलर। और लास्ट चौथा क्या है, फोर्थ है नॉन ऑफ द अबव, में से कोई नहीं। तो हम क्या देखते हैं, प्रैक्टिकल प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग द एजुकेशन इज क्या होना चाहिए, इसमें पहला ऑप्शन आंसर करेक्ट होगा, फर्स्ट सही होगा, वेरी क्रेडिबल, ऑथेंटिक एंड रेगुलर। द प्रैक्टिकल प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन इज वेरी क्रेडिबल, ऑथेंटिक एंड रेगुलर। क्योंकि द प्रैक्टिकल प्रोसेस हम कह सकते हैं इसको कि द प्रैक्टिकल प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन इज डन ऑन ए रेगुलर बेसिस इन प्री शेड्यूल टाइम। मतलब प्री शेड्यूल जो हमारा जो टाइम फ्रेम होती है उसमें that covers objective based instruction in each subject authentically planned and carried out by the qualified and trained professional। तो उनको पहले से पता होता है कि क्या करना है, उस हिसाब से ऐसा करना चाहिए। तो क्या होना चाहिए इसमें, और फोर्थ का ऑप्शन ए से ए करें। 5 the main objective of teaching at higher education level is, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होती है टीचिंग के हायर एजुकेशन लेवल के लिए। इसके ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ पे उसका ऑप्शन है ए बी सी डी। पहला ऑप्शन क्या है आपका, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास द एग्जामिनेशन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है हायर एजुकेशन के लिए, खाली पास करने के लिए होगा, इससे नहीं होगा ऐसा। टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता में बेहतर करना या उसकी वृद्धि करना, उसको बेहतर अच्छा करना। सी क्या है, टू गिव न्यू इंफॉर्मेशन। और डी क्या है, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेक्चर, जब लेक्चर के समय क्वेश्चन देने के लिए। हायर एजुकेशन की जो ऑब्जेक्टिव होती है, ये आपका रिपोर्ट है आपका एजुकेशन कमीशन के, इसके बारे में बताया गया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द इम्प्रूवमेंट क्या है हायर एजुकेशन के लिए। रिपोर्ट है, बोला गया था कि एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964-66 में, जिसको सबमिट किए थे D.S. कोठारी, उनके नेतृत्व में यह बताया गया था कि द फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द मॉडर्न वर्ल्ड में बी सेड टू बी, पहला उन्होंने बताया था कि टू सीक एंड कल्टिवेट न्यू नॉलेज, टू एंगेज vigorously and fearlessly in the spirit of truth and interrupt the knowledge and belief
इन द लाइट ऑफ न्यू नीड्स एंड डिस्कवरीज। और सेकंड पार्ट उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि टू प्रोवाइड द राइट काइंड ऑफ लीडरशिप इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड youth and help them to develop their potential to the full by cultivating physical fitness, right interests and attitudes, and the moral and intellectual values। और इसके बाद उन्होंने कहा था कि ये सारे फीचर्स होने चाहिए। इन्होंने अपना एक पूरा रिपोर्ट दिए थे, जो रिपोर्ट थोड़ी सी काफ़ी बिंदुओं को उन्होंने बताए थे। उन बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो यह अर्थ निकलती है कि जो उच्च शिक्षा होनी चाहिए उसमें फियरलेसली, बिना डर के और एक जानने की बहुत इच्छा के साथ हमें नॉलेज को डिस्कवर करने की जो एक अंदर की जो नीड होती है उसको हाईलाइट, उसको हमें बेहतर करने की आवश्यकता है। और जो राइट काइंड ऑफ लीडरशिप, सही मार्गदर्शन दर्शन में बच्चों को, यूथ को, जो उनके हेल्प कर सके, उनके पोटेंशियल को, उनके कल्टिवेटिंग फिजिकल फिटनेस को या राइट इंटरेस्ट को, सही उनकी जो रुचि है उसको वो बेहतर कर सके। तो उस हिसाब से उन्होंने इसको समराइज किए थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन। क्योंकि हम डिस्कस इसलिए करते हैं कि आंसर तो हम हर क्वेश्चन का हम बताएंगे, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट भी अगर बताएंगे तो इससे ही मिलता जुलता अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसे कर पाओगे। इस कारण से हम इसको कंसेप्ट को भी, ये बेसिक लॉजिक क्या है पर्टिकुलर ऑप्शन को चुनने के लिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें सबको ये फायदा मिल सके। क्वेश्चन 6 में है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द टू गिवन ऑप्शंस ऑफ द लेवल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। बताइए कि कौन सा दो ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग लेवल करने के लिए। तो 2006 में पूछा गया था एक क्वेश्चन। पहला क्या है आपका, डिफाइन नाउन। सेकंड क्या है, डिफाइन नाउन इन योर ओन वर्ड्स। ये दो दिया गया है, तो आपको इसका आंसर पूछा गया इसमें कौन से होंगे। क्या पूछा गया इसमें, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड। पहला ऑप्शन है, ए है आपका ओनली फर्स्ट, बी है आपका ओनली सेकंड, सी है आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, डी है आपका नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। तो इसमें क्या है, डिफाइन नाउन, डिफाइन नाउन इन योर ओन वर्ड्स। तो विच ऑफ द टू गिवन ऑप्शंस इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डिफाइन नाउन अगर कर देंगे तो वो तो आप इस किसी को एक कुछ वर्ड को रट लोगे, याद कर लोगे, तो उससे आप डिफाइन कर दोगे, बट दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ एजुकेशन एज वेल एज पर्पस ऑफ टीचिंग का भी इसका मोटो नहीं है। मोटो क्या है इसका, कि अपने वर्ड में, अपने काम को, अपने नाउन को, डिफाइन नाउन इन योर ओन वर्ड्स। जब हम बच्चे जब अपने शब्दों में उसको डिफाइन कर पाएंगे, दैट मीन्स उनके कैपेसिटी, उनके जो कैपेबिलिटी में इंक्रीज हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो अगर हम डिस्कस करें तो इसमें 6 लेवल बताया गया इसमें, कि पहले नॉलेज है, उसके बाद आपका कॉम्प्रहेंशन है, फिर एप्लीकेशन है, फिर एनालिसिस है, फिर आपका सिंथेसिस है और फिर बाद में आपका इवेल्युएशन है। ये आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में लिस्ट किए गए हैं। 6 लेवल बताए गए थे लर्निंग के लिए, जो एक कॉग्निटिव डोमेन में हम दिखाते हैं इसको। तो कॉम्प्रहेंशन का जो आपका मतलब होती है, इसका मतलब होगा अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ए प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का मतलब समझना, एंड बी एबल टू कन्वे इन वंस वर्ड, उसको समझ करके अपने शब्दों में बता पाना। ये आपका कॉम्प्रहेंशन है का अर्थ होती है। तो अगर हम इसको, जब हम इसको देखेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन 2 ओनली आपका करेक्ट होगा, मतलब सेकंड ऑप्शन आपको हम लेंगे डिफाइन नाउन इन योर ओन वर्ड्स, कि हम अपने शब्दों में उसको व्याख्या कर पाए। इसका मतलब क्या होगा, द टास्क वन इज एबल टू परफॉर्म आफ्टर कम्प्रहेंशन दैट्स आर, एग्जाम्पल देंगे, क्लासीफाई करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, इंडिकेट करेंगे या लोकेट करेंगे, या फिर आपको रिपोर्ट देंगे, या रीस्टेट करेंगे, या रिव्यू करेंगे, या सिलेक्ट करेंगे, या ट्रांसलेट करेंगे। ये सारी चीजें हैं। फिर कोई जब बच्चा उसको समझता है, समझने के बाद जब उसको अपने वर्ड में बताएगा तो इन सबको यूज करेगा। वो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड रटेगा नहीं, रट के एक्सप्लेन नहीं कर सकता, डेफिनेशन को ले सकता है वो, लेकिन फिर उसको एक्सप्लेन अपने शब्दों में करेगा। जब वो अपने शब्दों में कर पाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास वो ग्रोथ हुआ, कि वो
चीज़ों को समझ पाया। तो which ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, which of the two options is the level of understanding। तो अंडरस्टैंडिंग की लेवल क्या होती है, जब हम इसको अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर पाते हैं, ना कि किसी चीज को डिफाइन कर पाना है। तो क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। करेक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा, दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ओनली टू इज फॉलोइंग। क्वेश्चन 7 क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद टीचर्स सक्सेस डिपेंड्स ऑन। स्वामी विवेकानंद के अनुसार टीचर की सफलता किस पे डिपेंड करता है, हिज डिनोसिएशन ऑफ पर्सनल गेन and services to others, the professional training and creativity, the concentration on his work and his duties with spirit of obedience of God, and last one is his mastery on the subject and capacity in controlling the students। किस पे डिपेंड करेगा, तो आप देखो डी भी नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट का तो कैपेसिटी होना चाहिए लेकिन कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन हमें इन दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चे को नॉलेज कैसे हम ट्रांसफर करते हैं, कि बच्चे कितना समझ पाते हैं। his concentration on his work and duties with the spirit of obedience of God, और the professional training and creativity, और एक क्या दिया है, his ऑप्शन ए में क्या बोला क्या कहा गया है, his renunciation of personal gain and service to others। तो ऑप्शन ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन दोनों में। द इसमें वेदांत मेटाफिजिक्स में विवेकानंद ने बताया था कि द एवरी सोल इज डिस्टेन्ड टू बी परफेक्ट एंड एवरी बीइंग इन द एंड विल अटेन द स्टेट ऑफ परफेक्शन। उन्होंने ये भी कहा था कि दैट विद इन मैन इज ऑल नॉलेज, इट रिक्वायर्स ओनली अवेकिंग। उसके पास सारा नॉलेज है ही उसके अंदर, उसका खाली अवेकिंग होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, उससे खाली जागना है, अपने आप को आत्मविश्वास को खाली पैदा करना है। एंड दैट मच इज द वर्क ऑफ ए टीचर। एक अध्यापक का ही काम होता है कि उस चीज को वो अवेक काम करते हैं, उसके अंदर खुद ही होता है लेकिन उसको जागृत करते हैं। द टीचर शुड हैव एन एटीट्यूड ऑफ सर्विस एंड वर्शिप। टीचर के पास एक सर्विस देने की और वर्शिप करने की एटीट्यूड होना चाहिए। इन सारे बातों का अगर हम मैच करते हैं एक साथ तो क्या होगा, ऑप्शन क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। द टीचर हैज बीन ग्लोरिफाइड बाय द प्रेस फ्रेंड्स फिलोसोफर एंड गाइड बिकॉज he has to play all the vital role in the context of society। He transmits, first one is, second one is he transmits the high level of humanity to the students, and third one is he is the great reformer of the society, and fourth one is he is a great patriot, देशभक्त। तो आप यहाँ देखो इन चारों में से अगर मुझे एक को चूज करने हैं तो द टीचर हैज बीन ग्लोरिफाइड बाय द फ्रेज फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। तो किसमें सबसे ज्यादा ये एक्सप्लेन करता है, ये सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करता है आपका डी। ही ट्रांसमिट हाई लेवल वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी टू द स्टूडेंट्स। क्योंकि फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड, फिलोसोफर के पास बहुत हाई नॉलेज होते हैं और गाइड वो होते हैं जो उनको मार्गदर्शन करते हैं, और दोस्त वो होते हैं कि एक दोस्त की तरह उनको उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान होते हुए भी उनके ऊपर उनके साथ वो एक दोस्त की तरह ही एक समानता के भाव से ही वो ट्रीट करते हैं, इसलिए वो टीचर क्या कहलाते हैं, वो फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। 2008 में आया था, तो ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्वेश्चन नंबर 9, those teacher who are popular among the students। 9th question, those teacher
who are popular among the students who develop in intimacy with them. क्या उनके साथ आत्मीयता का बहुत ज़्यादा डेवलप करने के कारण होते हैं. Help them solve their problems. उनके समस्याओं को हल करने में सहायता करते हैं. Award good grades. और their classes on extra tuition. तो निश्चित रूप से अगर उनको प्रॉब्लम को हेल्प करने में हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे उनको क्वेश्चन या उनकी समस्याओं को, तो ग्रेड तो अपने आप ही आ जाएगा. और इंटीमेसी को डेवलप करने के लिए टीचर का रोल नहीं होता ज़्यादा. तो ऑप्शन बी सही है. क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग गेट्स अंडरवे इन द क्लासरूम, learners are likely to face the problems in the understanding or performing activities as desired. तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि उसको सामना करते हैं और अक्सर क्या करते हैं, उनको उनकी जो समस्याएं फेस होती हैं, कभी कभी उनको दूसरे या बाहर की चीजें भी उनको समस्या होती है. तो टीचर जहाँ तक संभव हो सकता है उनके सारे चीजों को सॉल्व करते हैं. अगर मान लीजिए कि उसको और भी किसी तरह कोई दिक्कत है तो जितना संभव हो सकता है ताकि वो एजुकेशन में, पढ़ाई में ध्यान को कंसंट्रेट कर सके, उसके लिए टीचर बहुत कोशिश करता है. इसलिए हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स इज द करेक्ट बेस्ट ऑप्शन. क्वेश्चन 10 क्या पूछा है? द मेंटेनिंग एंड इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास द टीचर शुड बी. क्लास में अच्छे डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन क्या है? अलाउ स्टूडेंट्स टू डू व्हाट दे लाइक. बच्चों को करने दो जो करना चाहते हैं, पहला ऑप्शन. सेकंड क्या है आपका? ये आपका पहला था. दूसरा क्या था आपका? डील विद द स्टूडेंट्स स्ट्रिक्टली. स्टूडेंट के साथ बहुत स्ट्रिक्टली डील करो. थर्ड क्या है आपका? गिव द स्टूडेंट्स सम प्रॉब्लम्स टू सॉल्व. बच्चे को कुछ प्रॉब्लम दे दो, दीजिए अब सॉल्व करने के लिए, ताकि वो एंगेज रहे. और चौथा क्या है? डील विद देम पोलाइटली एंड कामली. निश्चित रूप से डी सही है कि जब हम पोलाइटली हम बात करेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगा और वो मेंटेन करेंगे और डिसिप्लिन तो मेंटेन हो जाएगा क्लास में. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट है. करेक्ट, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस आउटकम्स जो कि हम बच्चों को देते हैं, अगर हम बच्चों को हमने कुछ निर्देश दे दिया हमने, तो ये जरूरी नहीं होगा कि सारे बच्चे इसको पालन करेंगे ही. Instructional outcomes of the class might not be obtained by allowing students to do that या to do what they like. क्योंकि अगर वो जो भी करना पसंद करेंगे, अगर हम उसको अलाउ कर देंगे तो वो सारी चीजें सही नहीं भी कर सकते, क्योंकि सब बच्चे का सोच एक तरह का नहीं भी हो सकता है ना, नहीं होता है ना. इसलिए ऐसा नहीं करेंगे. तो सबसे, और अगर हम कुछ प्रॉब्लम देते हैं सॉल्व करने के लिए, तो भी ये ज़्यादा सही तरीका नहीं होगा. सही तरीका क्या होगा कि हम इसको पोलाइटली उसको समझाएं, उनको बातों को समझे और उनको प्रेरित करें, इंस्पायर करें डिसिप्लिन में मेंटेन रहने. तो क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे. डायनामिक अप्रोच टू द टीचिंग मीन्स. टीचिंग के आपका गत्यात्मक यानी डायनामिक अप्रोच क्या होती है? टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव. पहला ऑप्शन दिया है, पहला. सेकंड क्या दिए हैं? टीचर शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनामिक. थर्ड क्या है? द टॉपिक ऑफ द टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक, और बट स्टैटिक नहीं होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए. फोर्थ क्या है? द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू द एक्टिविटी. तो एक्टिविटी से करके अगर कोई सीखेगा, जैसे मान लीजिए किसी को अगर केमिस्ट्री की कुछ क्लास लेनी है, तो उसको अगर हम बता रहे हैं कि एसिड और बेस मिलाने से सॉल्ट और वाटर आपको बनेगा, तो वो तो समझ लिया, लेकिन अब वो अगर करके देखेगा तो ज़्यादा उसको अच्छे से समझ पाएगा. सेम तरह से अगर हम किसी को आसन सिखाते हैं या फिजिक्स के लैब में हम कुछ एक्सपेरिमेंट कराते हैं कि आपका लेंस ऐसे हम रखते हैं, फिर इसके हम ऐसे फोकल लेंथ निकालते हैं, इस तरह से तो करके करेगा तो ज़्यादा बेहतर सीखेगा. या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का हम सिखा रहे हैं उसको, तो पहले बता दें कि ट्रांजिस्टर है या एनपीएन है, पीएनपी है, ऐसा है, तो वो एक हाइपोथेटिकल हो रही है. लेकिन जब वो सामने देखेगा चीज़ों को कि रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ओम्स लॉ कैसे होता है, पोटेंशियल और आपका करंट का जो पूरा मैकेनिज्म, पूरा आपका डिवाइस दिख रहा है, क्या मीटर है, वोल्टमीटर है, तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखता है. तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी से. 11. The students should be required to learn through the activities.
करेंगे। सिंपल क्या पूछा, क्वेश्चन 12 पढ़ेंगे एक बार। इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच अ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स along with normal students, अगर दोनों को एक दृष्टिहीन बच्चे के साथ अगर आप साधारण बच्चे को अगर आप हमें टीच करने होंगे, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम इन द क्लास। आप बताओ कि क्लास में आप कैसे करोगे कि अगर आपको विजुअली चैलेंज बच्चे के साथ अगर पढ़ाना। पहला ऑप्शन क्या है, नॉट गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजोरिटी में सफर। हमें ज्यादा ज्यादा अटेंशन नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा बाकी बच्चे सफर करेंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, टेक टेक केयर ऑफ, मतलब उन बच्चों के प्रति विशेष देखभाल करें, टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथेटिकली, उसको सिंपैथी दे करके उसको ट्रीट करें इन द क्लासरूम, बच्चे के जो क्लासरूम है उसको सिंपैथी के साथ उसको ट्रीट करें। थर्ड क्या है आपका, यू विल थिंक दैट ब्लाइंडनेस इज हिज डेस्टिनी एंड हेंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप समझेंगे कि ब्लाइंडनेस उसका डेस्टिनी है, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसकी वजह से। चौथा क्या है, अरेंज अ सीट in the front row and try to teach at a place convenient to him। उसको सामने कुछ सीट्स अरेंज करे और उसको बैठा दे ताकि आप उसको देख पाओ, सबसे अलग से उसको अटेंशन दे करके उसको आप उसको समझ सकते हो जो उसके साथ दिक्कत है क्या है। इन चारों में से बेस्ट क्या है आपका, ऑप्शन बी करेक्ट। अरेंज अ सीट इन फ्रंट ऑफ द रो and try to teach at a place convenient to अपनी थर्ड करेंगे, क्या बोलेंगे, arrange the following teaching process in order। हमें आपको जब पहला वीडियो में हम जिसको बताए थे कि टीचिंग का नेमिंग और इसके बारे में, ये सबसे पहले हम क्या क्या चेक करते हैं, तो उन्होंने क्या पहले उन्होंने क्या बोला, उन्होंने रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विथ प्रीवियस वन। अभी का जो नॉलेज को उसको पहले से कंपेयर कर उसको रिलेट करो। फिर क्या आपका एवेल्युएशन, फिर क्या होता है आपका रीटीचिंग, फिर क्या आपका फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ये आपका चार्ट है। तो इसमें अगर हम ऑर्डर करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले क्या होती है, फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। हम सबसे पहले ये करते हैं कि फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इसका पहले रखते हैं। ये पहले हम आपको इसको फॉर्मुलेशन, इसका हमें फॉर्मुलेटिंग करनी होती है कि इंस्ट्रक्शन हमें क्या क्या हमें बतानी है बच्चों। और उसके बाद क्या आएगा हमारा, इसके बाद आपका आती है रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस वन, ताकि बच्चे समझ पाए, नहीं तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो वो नहीं अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस वन, ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। जो हमारे पास जो मटेरियल होती है ये हमारा थर्ड में आती है, ये तीसरा हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, इवोल्यूशन, इसमें आती है इवोल्यूशन, ये हमारा चौथा में आता है। फिर क्या होगा हमारा रीटीचिंग। अगर हमें लगता है कि नहीं बच्चे को समझ नहीं आया है, दोबारा उसको हमें बतानी है, तो रीटीचिंग तो हम तभी करेंगे ना जब हमें पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे को अच्छे से समझ नहीं आया है या उसको दोबारा बताने की जरूरत है। ये क्या होगा हमारा, ये पांचवा स्टेप। इसको अगर हम ऐसे मिलाएंगे 1 2 3 4 5 में, तो फिर आंसर क्या होगा हमारा, कौन सा ऑप्शन, देखो डी में क्या है, ये ऑप्शन पहले फोर्थ है। मतलब इवोल्यूशन किसमें आती है, हमारा फोर्थ में आती है, इवोल्यूशन आपका चौथे में आ गया। और फिर फर्स्ट में, फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट में क्या बताया गया था, इवोल्यूशन के बाद इसको हम अगर मैनेज करेंगे तो ऐसे बनेगा, फोर्थ फर्स्ट, जो ऑप्शन दिया गया इसमें, फोर्थ फर्स्ट फिफ्थ सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन बी सही होगा, ये हमारे करेक्ट। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, इसका आपको अच्छे से बहुत तैयार करने के लिए इस तरह के
क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के कुछ ट्रिक्स भी होते हैं। जैसे आपका दिया गया रीटीचिंग, रीटीचिंग कब करेंगे? जो थर्ड दिया गया जो रीटीचिंग है, रीटीचिंग हम तभी करेंगे जब हमको ये कंफर्म हो जाता है कि बच्चे को एकदम समझ नहीं आई है या इसको समझने में अभी भी कुछ कमी आई है। तो कमियां कहाँ पे कैसे खत्म होगा? जब हम इसका इवेल्यूशन करेंगे। तो ये हमें पता चल गया कि इवेल्यूशन के बाद ही हमारा रीटीचिंग होगा। और रीटीचिंग क्या है? लास्ट लास्ट पार्ट है। तो रीटीचिंग किस में जाएगा? पांचवें में जाएगा, क्योंकि पांच ही टोटल स्टेटमेंट दी गई है। और इवेल्यूशन क्या होगा? चौथे में जाएगा। तो आप देखो एक बार कि कहाँ कहाँ पे ये आपको ऑर्डर दिया गया है कि रीटीचिंग और इवेल्यूशन के बारे में। तो आप देखोगे इसको कि ऑप्शन बी आपको सेटिस्फाई करता है। आपका चौथे जाएगा, इवोल्यूशन जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा ये। मतलब सबसे पहले आप इसको रीटीचिंग हम तभी करेंगे ना जब हमको ये पता चलता है कि बच्चे को हमें इस समय क्या देना, हमें उसमें कमियां हैं उसको हमें दोबारा बताना। Which of the following not a prescribed level of teaching? क्या प्रिस्क्राइब लेवल नहीं होता है? बताएं। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव और डिफरेंशिएशन। तो हम किसी को डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए बच्चों को। डिफरेंशिएशन इज ए टीचिंग स्ट्रेटेजी रादर देन द प्रेस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग। कह सकते हैं इसको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रेस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग, वो डिफरेंशिएशन होता है। एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट affect द टीचिंग। जो टीचर का जो एटीट्यूड होते हैं वो टीचिंग को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, ये बतानी है कि टीचिंग आपका जो बर्डन्स होते हैं उसमें कैसे अफेक्ट करती है। इफेक्टिव डोमेन पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? कॉग्निटिव डोमेन, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका? कनेक्टिव डोमेन, चौथा क्या है आपका? साइकोमोटर डोमेन। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ये होगा अफेक्टिव क्या होगा? इसके लिए अगर हम डिस्कस करें तो हम अफेक्टिव डोमेन के बारे में, a group of researcher इसको led by बेंजामिन ब्लूम in 1956 में उन्होंने क्लासिफाई किए थे कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इनटू 3 लर्निंग डोमेन। क्या होती है आपका? नेमली नाम क्या होती है? कॉग्निटिव डोमेन जिसको नॉलेज कहते हैं, और साइकोमोटर डोमेन जिसको हम स्किल कहते हैं, एंड इफेक्टिव डोमेन जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं। इसको हम कहते हैं KSA, 3 नाम से, K फॉर नॉलेज, S फॉर स्किल, A फॉर एटीट्यूड। तो साइकोलॉजी जो है हम कह सकते हैं कि इसलिए हम हमारा क्या है, आपका ऑप्शन ए ज्यादा करेक्ट है, ज्यादा अप्रोप्रिएट है सारे ऑप्शन में से। हम क्वेश्चन 16 पे करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी? इनमें से कौन सा जो है सबसे हाईएस्ट लेवल है आपका कॉग्निटिव एबिलिटी का? पहला क्या है आपका? नोइंग, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है आपका? अंडरस्टैंडिंग। थर्ड क्या है आपका? दिया है एनालिसिस। और फोर्थ क्या है आपका? एवेल्यूटिंग। कॉग्निटिव से एवेल्यूटिंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द कॉग्निटिव एबिलिटी। ज्ञान की जो है सबसे हाईएस्ट जो है क्या होगा आपका? क्या होगा? आपका एवोल्यूशन होगा। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आपको क्रिएट किया गया था 1956 में। उसमें बताया गया था कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्रिएटेड इन 1956 अंडर द लीडरशिप ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का नाम था डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम। Benjamin Bloom, in order to promote the higher forms of the thinking in education, they lay down the order of learning domain. उन्होंने बताया था कि सबसे पहले हमारे जो उन्होंने उसका जो पैटर्न बताए थे, हमने इससे पहले भी
तो बात करके पहले नॉलेज आएगा, फिर कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, फिर आपका अच्छे से इसका एप्लीकेशन करते हैं, फिर एनालिसिस आएगा, फिर सिंथेसिस आएगा और लास्ट में इवोल्यूशन आएगा। ये ब्लूम्स है, लेकिन ब्लूम्स ने टैक्सोनॉमी में जो इसको जो रिवाइज किए थे, तो रिवाइज में उन्होंने दोबारा इसको रीडिफाइन किए थे, रिप्रेजेंटिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, इस तरह से उन्होंने इसको रीडिफाइन किया। तो क्या होगा ऑप्शन 6 पे क्या होगा डी। 17 which of the following set of the statement reflect the basic characteristic of teaching। बताएं कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। क्या कह दिया इसने, टीचिंग इज सेम एज द ट्रेनिंग, पहला दिया गया इसको। सेकंड, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशन व्हेन वी टीच, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा इंस्ट्रक्शन के और कंडीशन के जब हम टीच करते हैं। फिर क्या आपका थर्ड क्या है, टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग, टीचिंग क्या है, लर्निंग से संबंधित। और चौथा क्या है हमारा, टीचिंग इज ए टास्क वर्ड व्हाइल लर्निंग इज एन अचीवमेंट। पांचवा क्या है, टीचिंग मीन्स गिविंग इंफॉर्मेशन। छठा क्या है, वन में टीच विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। तो ये हमें चूज करनी है इनमें से कौन सा सही है। ये हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे था 17 में, सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स। पहला था टीचिंग इज द सेम एज ट्रेनिंग, सेकंड था देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इंस्ट्रक्शन एंड द कंडीशंस व्हेन वी टीच, थर्ड क्या था टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग, एंड फोर्थ क्या था टीचिंग इज अ टास्क वर्ड व्हाइल लर्निंग इज एन अचीवमेंट वर्ड, फिफ्थ क्या था टीचिंग मीन्स गिविंग इंफॉर्मेशन, सिक्स क्या था वन में टीच विदाउट लर्निंग गिविंग लेस। इनमें से कौन सा करेक्ट होंगे, इसमें से पहला क्या दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड आपका मिला होगा फर्स्ट सेकंड। टीचिंग इज सेम थिंग इज ट्रेनिंग एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशंस व्हेन वी टीच। ये तो ये सही नहीं है, तो ये रॉन्ग होगा। फिर थर्ड क्या है, टीचिंग इज ए टास्क वर्ड एंड व्हाइल लर्निंग इज एन अचीवमेंट वर्ड। तो ये आंसर क्या है, ये आपका सही है, टीचिंग इज ए टास्क वर्ड है, तो करेक्ट है ये। फिर आपका चौथा क्या है, टीचिंग मीन्स गिविंग इंफॉर्मेशन, ये भी सही है। और सिक्स क्या है, वन में टीच विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या होगा बी। Question number 18. Which of the following set of statement best represent the nature and the objective of teaching and learning? पहला क्या है, teaching is like a selling and learning is like a buying। तो टीचिंग जो है अब सेल की तरह काम करता है, बेचने की तरह, लर्निंग जो है खरीदने की तरह काम करता है। कि कहीं गए हम टीचर ने फीस लिए और स्टूडेंट ने उसको फीस पे करके उसको बाई, क्या ये है, या सेकंड पार्ट जो ऑप्शन बी क्या दिया है, ऑप्शन बी में टीचिंग इज ए सोशल एक्ट व्हाइल लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट। टीचिंग जो है वो एक सामाजिक कार्य है, जबकि लर्निंग क्या है व्यक्तिगत कार्य है। सी क्या है, सी क्या है हमारे पास, सी ऑप्शन है टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग whereas learning does not imply teaching। और डी पार्ट क्या है, टीचिंग इज अ काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज while the learning is like a receiving of knowledge, receiving it। डी क्या है, टीचिंग इज एन interaction and is periodic in nature whereas learning is an active engagement in a subject domain। इनमें से अगर हम चूज करें तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, ADE। तो टीचिंग इज सेलिंग एंड लर्निंग इज आपका बाइंग, ये तो बिल्कुल नहीं होगा।
तो जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पे आप पहले कट गए। तो आप इसको शॉर्टकट में अगर आप आंसर करना चाहोगे तो ऑप्शन ए में भी ए है, ऑप्शन सी में भी ए है और ऑप्शन डी में भी ए है, तो ये दोनों आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। इससे आप एक गलत आंसर का अगर आप फाइंड कर लिए कि ये स्टेटमेंट गलत है, जैसे ए में क्या बताया गया है, टीचिंग इज लाइक ए सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक ए बाइंग, तो ये बेचना खरीदना नहीं होता है। तो जहां जहां पर ऑप्शन ए रहेगा वहां पे क्या होगा, आप उसको गलत मानोगे। तो ऑप्शन ए में क्या है, ये इसमें आपको ये ए है तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट। तो ये आपका करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन। इससे आप बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। ये हमारा स्मार्ट तरीका है करने के। अगर आपको कहीं डाउट भी होता है ना ऐसे कि बाकी ऑप्शन के साथ, जहां जहां पे जैसे इसमें ए पता है आपको ए गलत ही है, तो ए को जहां जहां मिलेगा वो सारा उसको आप ये स्टेटमेंट को जहां जहां मिलेगा वहां पर उसको नाम कर दें, तो आपको सही आंसर मिलने में बहुत इजी हो जाता है। 19 क्वेश्चन, which of the following, क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is a key behavior in effective teaching using students ideas and contribution? पहला, सेकंड क्या है आपका स्ट्रक्चरिंग, थर्ड क्या है आपका इंस्ट्रक्शनल वैरायटी और फोर्थ क्या है आपका क्वेश्चनिंग। इनमें से कौन सा बेस्ट है? तो इसमें सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा आपके इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। इससे आपका जो है, हम जब इसको वैरायटी टाइप देते हैं इसमें एम्प्लॉइंग एम्प्लॉइंग इंस्ट्रक्शनल वैरायटी और शिफ्टिंग वन फ्रॉम अदर इंस्ट्रक्शन to another, presenting a lesson, an instructor manifests his or her flexibility as a teacher, क्योंकि मान लीजिए कि उन्होंने देखा कि किसी बच्चे को अगर किसी एक तरीके से अगर समझ नहीं आता कोई चीज़ों को, तो वो चेंज कर देते हैं कि ऐसा नहीं ठीक है ऐसा करो, तो वो अगर चेंज कर देंगे तो उसको समझ में आ जाती है। अब जैसे सपोज कीजिए कि कोई मैथमेटिक्स का कोई क्लास में कोई बच्चा है, उसको अगर इससे दिक्कत है कि a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर उसको लर्न करने में दिक्कत है तो उससे एक तरीका और भी कर सकते हैं कि इसको आप ए प्लस बी और ए प्लस बी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो मान लीजिए कि उसको मल्टीप्लाई समझ आ गया, तो क्या होगा, वो डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद नहीं कर पा रहा है लेकिन वो उसको मल्टीप्लाई करके निकाल ले रहा है। थोड़े समय बाद क्या होगा, थोड़े दिन बाद वो उसका मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसको याद रहेगा। ये हम क्या किया, हमने इसको इंस्ट्रक्शनल वैरायटी कर दिया। क्वेश्चन 20, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें आपको एक एसेशन दिया गया है और इसका रीजन दिया गया है। ऑल टीचिंग इम्प्लाइज इन लर्निंग, ये आपका स्टेटमेंट या एसेशन है। रीजन में क्या दिया है, लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम द टीचिंग। अभी आपको दिया गया है, आप बताएगा इसमें कि चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग। 17 में आया था, क्या क्या देनी है आपको, ऑप्शन ए कब देनी है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट। अगर आप कंफ्यूज करते हो तो ऑप्शन ए बोलोगे, फिर ऑप्शन बी कब बोलोगे आप, बोथ अगर आपको लगता है ये जो गिवन है इसमें से केवल ए आपका, ए भी सही है आर भी सही है, लेकिन आर जो है सही व्याख्या नहीं है, सही उसका एक्सप्लेन नहीं करता। और सी कब दोगे कि अगर ए ट्रू है और आर फॉल्स है, और डी कब दोगे अगर ए फॉल्स है लेकिन आर क्या है, ट्रू है। तो हम क्या देखते हैं इसमें कि इस क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन नंबर 20 में, टीचिंग इज डायरेक्टेड टू लर्नर्स, सो it implies that learning happens as a result of teaching. However, learning is not only derived from the teaching, so self-learning is often more useful than the teaching. कोई खुद भी लर्न कर सकता है, इसका सेल्फ लर्निंग करते हैं, उस पर किताबें पढ़ के बुक से अपने खुद भी कर सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए में क्या 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 कहा गया है, ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, सारा टीचिंग क्या है, लर्निंग को दिखा रहा है।
लर्निंग को आपको इम्प्लाइज करता है, करेक्ट है। लेकिन रीजन जो है वो हर जगह करेक्ट होगा जरूरी। हमने 20 तक किया हमने इस वीडियो सेशन। हमारे जो अगले जो वीडियो सेशन हम करेंगे, नेक्स्ट आपका वीडियो लेक्चर करेंगे पार्ट 3 में, इसमें हम बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी काफी क्वेश्चन हमने सारे क्वेश्चन करेक्ट किया आपको, तो वीडियो में बहुत जल्दी हो जाएगी। हम इसको सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा 40 क्वेश्चन ऐसे 44 क्वेश्चन अगर भी 20 तक कर पाए हम अगले वीडियो में बाकी 21 से क्वेश्चन हम शांति रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता आप सबको मंगल कामना करते हुए बताना चाहूँगा कि अगर जैसे कोई भी क्वेश्चन के अगर आपको डाउट हो या कुछ आपको जानना हो, यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर कंप्लीटली किसी भी टॉपिक का और सेकंड पेपर में योगा से संबंधित यूजीसी नेट की योगा में अगर कोई अध्ययन कर रहे हैं, कुछ भी कहे, चाहे वो योग दर्शन से हो, चाहे हठ योग से हो, चाहे किसी भी से हो, अगर वो किसी भी तरह की समस्या का या किसी डाउट का सामना कर रहे हैं, हमारे चैनल में योग दर्शन डॉट इंडिया में आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पिकअप करें। हम आपको क्वेश्चन को या तो कमेंट के जरिए या पर्सनली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसको प्रोवाइड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आप सबका भी शुभ हो, मंगलमय हो। आपके अंदर जो परमात्मा है आप सबके अंदर